तो जिन चीज़ों को मैं अपोज़ कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली अनसस्टेनेबल हैं, वो इम्पोर्टेड मॉडल हैं, जिसको हम कहते हैं कि कर्ज़े और इमदाद के पैसे से बनते हैं वो, और किराए की सोच से बनते हैं। बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जिनके बारे में मैं क्रिटिकल होता हूँ, वो बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर के और पानी की स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं। जबकि सोलर की बिजली, जिस वक्त हमने 2012 में आर्टिकल लिखा था, उस वक्त डैम की बिजली से 10 गुना सस्ती थी, आज 100 गुना सस्ती है। तो कोई तुक नहीं बनती। फिर अभी ये जो सोलर मीटरिंग का हुआ है, 2015 से लेके 2025 तक जो सोलर नेट मीटरिंग से पावर आपके ग्रिड में गई है, वो तकरीबन 7 गीगावाट है। इसमें वो पावर शामिल नहीं है जो ग्रिड में नहीं जा रही। इस तरह से जो पानी की स्टोरेज का है, आपके जो दरिया हैं, अब वो जो इंडस को समझने की मैंने बात की, मेरे ख्याल में हमारे बच्चे जो ये बीकन हाउस और इस तरह के जो ब्रांडेड स्कूल हैं उनमें जो पढ़ते हैं, उनको दरिया टेम्स के बारे में ज़्यादा पता होगा, इंडस के बारे में पता ही नहीं होगा। पीछे 400 किलोमीटर के आपके पहाड़ हैं, 200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, उनमें से कोई लैंडस्लाइड अगर लेक में गिरती है तो उससे भी जो है वो आपकी तबाही आ सकती है। और उधर ज़लज़ले तो आते हैं और बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले भी आते हैं। इस पे भी स्टडीज़ हुई हैं, अभी रिसेंट स्टडीज़ हैं 2018 की, 2019 की, 2014 की, जिनमें साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि जो हिमालय और काराकोरम में डैम बने हुए हैं, उनमें से कोई एक भी डैम मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक के ख़िलाफ़ सेफ़ नहीं है। और फिर जो मैग्नीट्यूड 8 की हिस्ट्री है, वो कहते हैं कि इन पहाड़ों में मैग्नीट्यूड 8 का ज़लज़ला तकरीबन हर 200 साल में एक दफ़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में फिर एक दफ़ा फिर। आज हम वॉइस ऑफ कराक्रम बल्कि मेहमान हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमने यहाँ पर बोलना सीखा, यहाँ से हमने लोगों से गुफ्तगू करना सीखी। और इसी तरीके से एक वॉइस ऑफ कराक्रम मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत का कि जो वॉइस ऑफ कराक्रम के नाज़रीन के लिए तो नए होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ख़ासी जानी पहचानी शख्सियत है डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर हसन अब्बास साहब बुनियादी तौर पर ये आबी माहिर हैं, पानी की उमूर पर इनकी गहरी नज़र है और ये ट्रैवल करते रहते हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का भी दौरा किया था और कहा यह भी जाता है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क में ग्रीन टूरिज़म के हवाले से या ग्रीन इकोनॉमी की जो बात की जाती रही, उसके पीछे भी डॉक्टर साहब की काफ़ी उस पर भी उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो हम ग्रीन टूरिज़म को लेकर और ग्रीन इकोनॉमी उमूमन और ग्रीन टूरिज़म को खुसूसी तौर पर लेकर हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम आपके मेहमान बने। तो बताइएगा कि ठीक, तो बुनियादी तौर पर हमने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर हसन अब्बास साहब को जब भी देखा ग्रीन इकोनॉमी की, पानी के हवाले से भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करती है या उसको पाइप लाइन में लेके आती है, तो डॉक्टर साहब को हमने मुखालफत ही करते हुए देखा। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं मुखालफत में उन तमाम प्रोजेक्ट्स की करता हूँ जो मेरे ख़्याल में सस्टेनेबल नहीं है और जो एनवायरनमेंट और माहौल को ख़राब करते हैं, जो लोकल इकोनॉमी को ख़राब करते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन को अनड्यूली डिस्प्लेस करते हैं और इस किस्म के जो है ना वो जो प्रोजेक्ट और बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जिनके बारे में मैं क्रिटिकल होता हूँ, वो बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर के और पानी की स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए, पानी की स्टोरेज जो है, जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कुदरत ने आपको बहुत अच्छी स्टोरेज बना के ख़ुद दी है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप अपनी क्यों बनाते हैं? अब मसलन कहते हैं कि जी मैं डैम खड़ा कर दूंगा, गिलगित बल्तिस्तान में एक डैम खड़ा हो जाएगा, कराची का खड़ा हो रहा है, डैम खड़ा हो रहा है, एक से ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, ज़रूरत पानी की कराची में है, कराची तक कैसे वो पानी जाएगा? जहाँ पे आप डैम खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे तो लोगों के पास पानी है, लोग पानी पी सकते हैं, और क्या उस डैम से उन लोगों को पानी मिलेगा जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो लोग तो अब तो उन्होंने, उनके चश्मे हैं, उनका साफ़ पानी है, वो कोई ग्लेशियर से ले रहा है, कोई चश्मों से ले रहा है। अगर आपने उन लोगों को पानी देना है तो उसके लिए आपको डैम की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे उन चश्मों में से
पानी को निकाल के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइंस वगैरह के, जिससे आप लोगों के घरों तक, गांव तक, शहरों तक, दुकानों तक, बाज़ारों तक आप पानी पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डैम आप बना रहे हैं कि जी वो कराची में पानी की कमी है, ये नारा तो वो यही लगाते हैं ना कि जी वो थर में पानी से बच्चे मर गए, तो प्रिटोरिया में पानी की कमी हो गई, लिहाजा हम गिलगित में डैम बना रहे हैं ताकि कराची वालों को पानी मिले। जब भी बारिशें होती है तो यही कहा जाता है कि अगर डैम बने हुए होते तो आज सैलाब ना आते। अच्छा, अब बात यह है कि कुदरत के ये जो आपका, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यार इंडस के सिस्टम को समझने की कोशिश करो जहाँ तक। अच्छा, फिर जिस वक्त ये पानी की बात होती है ना, तो और मैं कहता हूँ कि यार पानी तो दरिया के नीचे भी स्टोर हुआ है, वहाँ से पाइप लगा के दे, तो कहते नहीं वो डैम तो बिजली भी बनाता है, तो मैं बिजली भी चाहिए, तो फिर वो बिजली पे आ जाते हैं। जब बिजली की बात होती है तो वो पानी पे आ जाते हैं, ठीक है, जबकि इन दोनों चीज़ों के ऑल्टरनेट्स हैं। बिजली में अभी देखें रिसेंटली ये जो नेपरा ने सोलर मीटरिंग ख़त्म करने का और पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए हैं, और उस पर बड़ा ह्यू एंड क्राई इस वक्त चल रहा है। देखिए 2012 में हमने एक आर्टिकल लिखा था और हमने कहा था कि जो एनर्जी है ना फ्यूचर की, वो सोलर है। स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें साल में 300 दिन जो है सूरज चमकता है, सिर्फ 50 से 60 दिन जो है वो बादल होते हैं। 2012 में लिखा था आपने? जी 2012 का ये आर्टिकल है हमारा। और हमने कहा था कि आपकी जितनी भी एनर्जी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है अब वो सोलर की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि सोलर की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और हर गुजरते दिन के बाद बेहतर हो रही है और उसकी कॉस्ट कम हो रही है। लेकिन 2012 के बाद आपके कोयले के भी प्लांट लगे, आपके डैम भी बनने शुरू हुए, 2-3 आपके डैम, ये दासू हो गया, दिमर बादशाह हो गया, मोहम्मद हो गया, और छोटे छोटे 3-4 और भी, ये सारे उसके बाद के हैं। और इनकी जो बिजली है डैमों की, अब ये तो कहते हैं कि ये डैम की बिजली सस्ती होती है, असल में सस्ती नहीं होती, ये कोयले से भी महंगी बिजली है, फर्नेस ऑयल से भी महंगी है। क्योंकि इसमें पहली बात तो ये कि ये बिजली जो है ये एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, लोगों के कल्चर को डैमेज करती है, और पूरे रिवर सिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करती है। आप सिर्फ इन डैमेजेस की कॉस्ट अगर लगाएं तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कोई और पे कर रहा है, वो लोग पे कर रहे हैं जिनके घर डूब जाते हैं डैम के दरिया में। जबकि सोलर की बिजली, जिस वक्त हमने 2012 में आर्टिकल लिखा था, उस वक्त डैम की बिजली से 10 गुना सस्ती थी, आज 100 गुना सस्ती है, तो कोई तुक नहीं बनती। फिर अभी ये जो सोलर मीटरिंग का हुआ है 2015 से लेके 2025 तक, जो सोलर नेट मीटरिंग से पावर आपके ग्रिड में गई है वो तकरीबन 7 गीगावाट है। अब 7 गीगावाट कितनी पावर होती है? और ये वो सिर्फ पावर है जो सोलर से नेट मीटरिंग में आपने नेपरा को दी है। इसमें वो पावर शामिल नहीं है जो ग्रिड में नहीं जा रही, क्योंकि बहुत से लोगों का सोलर है जो ग्रिड में नहीं जाते, ये उसके अलावा है। अब ये 7 गीगावाट कितनी पावर होती है? मंगला और तरबेला को मिला के भी 7 गीगावाट नहीं है। आप देखें, आपकी मुल्क कर्ज़ों में फंस गया, अभी तक वो कर्ज़े मंगला तरबेला के आपके पूरे नहीं हुए, और उससे जो आपने बिजली बनाई उससे ज़्यादा बिजली 1 पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगा, 1 पैसा हमने कर्ज़े का नहीं लिया, और 7 गीगावाट प्राइवेट सेक्टर से लोगों के घरों के रूफ टॉप से सोलर के थ्रू आपके ग्रिड में आ गई 7 गीगावाट पावर। इतना सस्ता है सोलर। उसके मुकाबले में नीलम झेलम को देखें, गवर्नमेंट ने $6 बिलियन खर्च किए, और ख़र्च करने के बाद फिर वो प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया। और ये तो सिर्फ उसकी डायरेक्ट कॉस्ट थी $6 बिलियन। जब आप इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डालते हैं, क्योंकि ये कर्ज़े का पैसा था, तो ये 10 बिलियन को जाके टच करता है। 10 बिलियन आपने ख़र्च किए 2015 से लेके 2025 के दरमियान नीलम झेलम के ऊपर, आपको क्या मिला? ज़ीरो। और उसका कर्ज़ा की किस्तें भी आप देंगे, कहाँ से लेके देंगे? वो मेरे आपके फ़ोन के बिलों में से जाएगा, बिजली के बिलों में से जाएगा, किधर किधर से जाएगा। तो मैं अगर मुखालफत कर रहा हूँ तो मैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहा, मैं ऑल्टरनेट्स को कंपेयर कर रहा हूँ कि जी बिजली का ये ऑल्टरनेट है, लिहाजा आप इस पे इन्वेस्ट करें। तो जब आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार ये नहीं, ये होना चाहिए। इसी तरह से जो पानी की स्टोरेज का है, आपके जो दरिया हैं, अब वो जो इंडस को समझने की मैंने बात की, इंडस रिवर को समझना बहुत ज़रूरी है। और मज़े की ये बात कि हमें आज तक किसी ने
नहीं बताया कि इंडस है क्या। मेरे ख्याल में हमारे बच्चे जो ये बीकन हाउस और इस तरह के जो ब्रांडेड स्कूल हैं उनमें जो पढ़ते हैं, उनको दरिया टेम्स के बारे में ज़्यादा पता होगा, इंडस के बारे में पता ही नहीं होगा। उनको मिसिसिपी के बारे में पता होगा, इंडस के बारे में नहीं पता होगा। इसी तरह जो आपके ये जो सो कॉल्ड रिवर के डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं। कहीं आपके दरिया पे मेसोपोटामिया का मॉडल लगा दिया गया, कहीं पे नाइल रिवर का मॉडल लगा दिया गया, कहीं पे कोलोराडो रिवर का मॉडल लगा दिया, कहीं पे टेनेसी वैली का मॉडल लगा दिया। भाई इंडस किधर गया? इंडस तो ना टेनेसी रिवर है, ना कोलोराडो रिवर है, ना नाइल है। इंडस तो एक बड़ा शेर दरिया है, ये तो बड़ा मुख्तलिफ दरिया है। ये ग्लेशियर्स में से निकलता है, ये दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों में से निकलता है। इसमें मानसून का सिस्टम है और इसमें ग्राउंड वाटर का सिस्टम है, इसमें स्नो मेल्ट का सिस्टम है। आपको किसने बताया है आज तक कि ये सारे सिस्टम हमारे दरिया में है, जो दुनिया के किसी दरिया में ये चारों सिस्टम नहीं होते, कोई एक आधा होता है। और जो इसका ग्राउंड वाटर का सिस्टम है उस पर आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। और इंडस का जो ग्राउंड वाटर का सिस्टम है उसको लिटरेचर में हाइड्रोजियोलॉजिकल मिरेकल ऑफ नेचर कहा गया है। यानी इतना ज़बरदस्त ग्राउंड वाटर का सिस्टम है इंडस रिवर का कि जितना पूरी दुनिया में किसी दरिया का नहीं है, इस स्केल के ऊपर, इस साइज़ के ऊपर। आपका ये दरिया वैली में चल रहा है, कभी इसमें पानी कम है, कभी ज़्यादा है। ऊपर आप जाएं ठंडे इलाकों में तो दरिया जम भी जाते हैं और पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है, चश्मे भी खुश्क हो जाते हैं। लेकिन वो जो दरिया की वैली है, उस वैली में, उस दरिया के पत्थरों में, उसकी रेत के नीचे पानी है। और वो पानी थोड़ा सा नहीं है, वो डैम से ज़्यादा पानी है, आपके डैमों से ज़्यादा पानी है। आपने एक छोटा सा सिस्टम लगाना है कि आपने उस पानी के उस ज़ख़ीरे तक पहुंच जाना है कि ऊपर चाहे दरिया में तूफ़ान आए, चाहे वो जम जाए, वो नीचे वाला पानी आपके पास हमेशा होता है, वो जमता भी नहीं है और हमेशा होता है। और इतना क्लीन पानी है, इतना क्लीन पानी है कि आप उसको डायरेक्ट बॉटल में जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं। जो ग्लेशियर मेल्ट का पानी है, जो जिससे आपके दरिया चलते हैं, वही आपके दरिया के नीचे जो उसका ग्राउंड वाटर का सिस्टम है उसमें भी है। इस पानी की जो वैल्यू है ये आप यूरोपियन से पूछें क्या है। यूरोप के नॉर्थ में एक जगह है स्पिट्सबर्जन, जजीरे हैं नॉर्थ पोल के पास, वहाँ पे पोलर ग्लेशियर्स हैं। वहाँ पे जब गर्मियाँ आती हैं तो जुलाई और अगस्त के महीने में 2 महीने ही ऐसे होते हैं जिसमें वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो सकती है, अदरवाइज़ वेदर बहुत हार्श होता है। तो वहाँ पे शिप्स जाते हैं जिनके बीच में पूरा बॉटलिंग प्लांट लगा होता है। वो वहाँ से ग्लेशियर की बर्फ़ को काटते हैं, वहीं पे शिप में उसको मेल्ट करके तो वहीं से बॉटल में डाल के ऊपर से सील कर देते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं, नथिंग लाइक दैट। और क्योंकि ग्लेशियर लेयर्स में होता है ना, तो उनको पता होता है कि ये कितने साल पुरानी लेयर में से पानी ले रहे हैं। मसलन 12,000 साल पुरानी लेयर से ले रहे हैं पानी, 5,000 साल पुरानी लेयर में से पानी ले रहे हैं। वो जो भी पानी ले रहे हैं वो उस पानी को बॉटल में डाल के यूरोप की मार्केट में ले आते हैं। अब मज़े की बात कि क्या प्राइस है उस पानी की बोतल की। आप यकीन करें, मतलब स्वालबर्ड के नाम से वहाँ पे एक पानी मिलता है, उसकी जो 750 मिलीलीटर की बोतल है वो मेरे ख्याल में 50 यूरो की मिलती है। सिंपल पानी है। क्यों? वो ग्लेशियर का पानी है, आपके दरिया चल रहे हैं ग्लेशियर्स पे। ये आपके इकोनॉमिक मॉडल्स हैं और वो पानी आप अपने लोगों को दे सकते हैं। आप देखें वहाँ पे पानी के कितने मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान में। लोगों को मुश्किल से मिल रहा है, एक्सेस नहीं है। पानी है, पानी की एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है, exactly अब वो एक्सेस अगर आप उस नीचे वाले एक्वाफर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी मशीनें चाहिए, मशीनें टेक्नोलॉजी है, मौजूद है। आपने एक दफ़ा लाना और लगा देना। आप कंक्रीट कोर करने पे आपने ज़ोर दिया हुआ है, आप वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, वहाँ पे आपने पूरी सिक्योरिटी स्टेट बना दी है, बंदूकें लेके उधर लोग खड़े हो गए हैं कि कोई करीब ना आ जाए, हम डैम बनाने लगे हैं। ये भाई ये तो तरीका नहीं है। आपने लोकल कम्युनिटी को एलिनिएट कर दिया है, आपने एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है और आपने अपनी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। उधर कंक्रीट पोर कर रहे हैं, पूरे एनवायरमेंटल सिस्टम को आप ख़राब कर रहे हैं। आप चलते हुए रिवर को फ्रेगमेंटेशन उसकी कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को आप मलियामेट कर रहे हैं। उसमें जो माइग्रेटिंग स्पीसीज़ हैं फ़िश की और उसकी, उनके दरमियान में आप रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। ये क्या है जनाब? हम तरक्की करने लगे हैं। बिजली जो आप लोगों को दे रहे हैं वो सोलर से 100 गुना महंगी है और वो माउंटेन्स इतने ट्रिकी और इतने, मतलब है कि अगेन कि कोलोराडो का मॉडल डैम का
आपके इंडस में नहीं लगता। कोलोराडो वाले जो पहाड़ हैं ना, वो रॉकी माउंटेन्स हैं, वो बहुत पुराने हैं, वो 160 मिलियन साल पुराने पहाड़ हैं, वो अब थम चुके हैं, उनमें एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। आपके जो पहाड़ हैं वो सिर्फ 50 मिलियन साल पुराने हैं। दे आर वेरी यंग माउंटेन्स और दे आर स्टिल मूविंग। ये चढ़ते हुए और उभरते हुए पहाड़ हैं। इनके बीच में अगर आप कोई डैम खड़ा करेंगे, नीलम झेलम के साथ क्या हुआ है, वो जुम्बिश हुई है पहाड़ों के बीच में, उनकी टनल्स फारिग हो गई हैं। दासू के साथ भी ये हो सकता है, देमर बादशाह के साथ भी ये हो सकता है। दुनिया में या तो आपके पास ऑल्टरनेट ना हो ना, तो फिर आप ऐसे रखते करें। आप तो वो टाइम बॉम्ब वहाँ पे बना रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़ोर का हो जाता है वहाँ पे सिलसिला, ज़रूरी नहीं है कि आपका डैम टूटे। आपने बहुत मजबूत, इतना मजबूत आपने डैम बनाया कि वो टूट ही नहीं सकता, भाई ना टूटे। ये इटली में था एक वायोंट डैम, वो आज भी वो डैम अपनी जगह पे मौजूद है। उसकी जो पीछे लेक थी ना, उस लेक के बीच में पहाड़ लैंडस्लाइड से गिरा, और लैंडस्लाइड से गिरने के बाद वो जो जितना लेक का पानी था वो एक मेगा सुनामी बनी, और वो डैम के ऊपर से ओवर टॉप करके उसने रातों रात 2000 लोगों को डुबो के मार दिया। ये इटली में हुआ था, 1960s की बात है, 64 या 66 की बात है। वायोंट डैम, डैम को कुछ नहीं हुआ, डैम कंक्रीट का था, बहुत मजबूत था, खड़ा है, आज भी खड़ा है। उसके बाद उन्होंने उस डैम को नहीं इस्तेमाल किया। तो ज़रूरी नहीं है कि डैम टूटेगा। पीछे 400 किलोमीटर के आपके पहाड़ हैं, 200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, उनमें से कोई लैंडस्लाइड अगर लेक में गिरती है तो उससे भी जो है वो आपकी तबाही आ सकती है। और उधर ज़लज़ले तो आते हैं, आते हैं, और बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले भी आते हैं। इस पे भी स्टडीज़ हुई हैं, अभी रिसेंट स्टडीज़ हैं 2018 की, 2019 की, 2014 की, जिनमें साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि जो हिमालय और काराकोरम में डैम बने हुए हैं, उनमें से कोई एक भी डैम मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक के ख़िलाफ़ सेफ़ नहीं है। और फिर जो मैग्नीट्यूड 8 की हिस्ट्री है, वो कहते हैं कि इन पहाड़ों में मैग्नीट्यूड 8 का ज़लज़ला तकरीबन हर 200 साल में एक दफ़ा आता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, एवरेज, लेकिन वो कहते हैं कि हर 200 साल में तकरीबन आसार मिलते हैं कि हर 200 साल में मैग्नीट्यूड 8 का एक ज़लज़ला आया है। और अगर गैप ज़्यादा बढ़ जाए, 200 के बजाय 300 साल हो जाएं, 400 साल हो जाएं, 500 साल हो जाएं, तो फिर जो नेक्स्ट बिग इवेंट होता है ना, वो मैग्नीट्यूड 9 को भी टच कर सकता है। अब पिछले 500 साल से मैग्नीट्यूड 8 इन इलाकों में नहीं आया। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट इनएविटेबल बिग इवेंट आ रहा है वो हो सकता है मैग्नीट्यूड 8.5, 8.9 का हो। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है, क्या किया है? ये सब चीज़ें जानने के बावजूद, ये सारी नॉलेज बेस आज होने के बावजूद, आप क्यों इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि जो कि आपकी मुल्क और कौम के ऊपर आप टिकिंग टाइम बॉम्ब आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जबकि आपको उसके ऑल्टरनेट्स भी हैं। पानी की स्टोरेज आपकी एक्विफर में क्लीन है, बेहतर है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपने करना भी कुछ नहीं। जब सैलाब आएंगे आपका एक्विफर रिचार्ज हो जाएगा, तो आप सैलाब को वेलकम करें, सैलाब का रास्ता छोड़ दें। आपको पता है सैलाब किधर किधर तक आता है, कब कब आता है। सैलाब के सीज़न में अगर आप दरिया के करीब रह रहे हैं तो सैलाब का सीज़न आपको पता है कौन सा होता है। उन 2-2.5 महीनों में आप थोड़ा पीछे हो जाएं, जब वो महीने गुजर जाएं तो बेशक आप नीचे आ जाएं। ये अडेप्टेशन है ना। और लोकल्स को पता है, वहाँ के जो लोकल्स हैं, जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हम उस जगह पे गर्मियों में नहीं जाते, गर्मियों में हम अपने पीछे ले आते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम नीचे उतर जाते हैं, हमारे जानवर भी वहाँ पे होते हैं, हम भी वहाँ पे होते हैं। देखिए ये लोकल अडेप्टेशन। तो जो लोकल नॉलेज है उसको भी लें, साइंस को भी साथ इंटीग्रेट करें, इकोनॉमिक मॉडल्स को भी इंटीग्रेट करें, तो आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो जिन चीज़ों को मैं अपोज़ कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली अनसस्टेनेबल हैं, वो इम्पोर्टेड मॉडल हैं, जिसको हम कहते हैं कि कर्ज़े और इमदाद के पैसे से बनते हैं वो, और किराए की सोच से बनते हैं। किराए की सोच से बनते हैं। हाँ, आप अपनी सोच इस्तेमाल करें, किराए की सोच पे ना चलें, और आप अपनी लोकल इकॉनमी के थ्रू उन मॉडल्स को आगे लेके चलें। तो आप यकीन करें कि आपके मॉडल हमेशा के लिए सस्टेनेबल भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट भी हेल्दी होगा, आपके लोग भी हेल्दी होंगे, और इकॉनमी भी, लोकल इकॉनमी भी बेहतर होगी। नाज़रीन, इसी जो पॉजिटिव नोट पर इस गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि डॉक्टर साहब ने
बज़ाहिर देखने में डॉक्टर साहब बड़े क्रिटिक होते हैं, मुखालफत करते हैं, लेकिन वो मुखालफत किसी रीज़न के ऊपर हैं। जैसे इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की, हम इस गुफ्तगू को मुख्तसर करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस किस्म के रीज़न्स, जिस किस्म के लॉजिक पेश किए हैं, उस पे हम इनको इंटरप्ट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे मुल्क में पॉलिसी मेकर हैं, वो डॉक्टर साहब की इन राय को हमें पता है कि पॉलिसी मेकर के लोग भी डॉक्टर साहब से इंटरेक्शन में रखते हैं। तो इस किस्म के लोगों से न सिर्फ पॉलिसी मेकर फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि लोगों की भी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और इससे सस्टेनेबल इकोनॉमी का जो सिलसिला है ये शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।